आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पायरो सीक्वेंसिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जब टॉपिक स्टार्ट किए थे तो हमारा मेन टॉपिक क्या था, सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। तो ये जो हमारा मेन टॉपिक था, तो आपको पता है कि इस टॉपिक में हमारे तीन यहाँ पे अलग से यहाँ पे इसके मेथड थे। इसमें सबसे पहला था आपका सेंगर मेथड, यानी कि सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। सेकेंड आपका है मैक्सम एंड गिलबर्ट, जो कि कवर हो चुका है आपका। और तीसरा आपका मेथड है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम पायरो सीक्वेंसिंग मेथड। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पायरो सीक्वेंसिंग मेथड क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या 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 इसकी रिक्वायरमेंट है, और कैसे इसके यहाँ पे हम प्रोसेस को करते हैं, कौन कौन इसमें स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही आप देखेंगे कौन क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, इसके साथ में इस पूरे मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो जब इसका नाम यदि यहाँ है पायरो सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये जो नाम पायरो है, तो इसके यहाँ पीछे है इसके दो रीजन है। एक रीजन ये है कि जो पायरो मतलब होता है, तो ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है लाइट, या फिर इसको बोलते हैं यहाँ पे हम पायरो का मीन्स होता है यहाँ पे लाइट, ठीक है। अब क्या है कि लाइट या फ्लेम, तो कहीं ना कहीं जब इसको हम सीक्वेंसिंग करते हैं इस मेथड से, तो इसमें लाइट का एमिशन होता है, और उसी को यहाँ क्या करते हैं कि सेंसर इसको यहाँ पे देखता है और उसको यहाँ पे एनालाइज करता है। एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये है कि अभी आगे जानेंगे हम कि जब यहाँ पे कोई भी होता है एक न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें अगर देखा होगा आपने, तो जो फास्फोरस जब वो आपका फास्फेट लगा होता है तीनों अल्फा बीटा गामा, तो इनमें से क्या होता है कि जब यहाँ पे एक हो गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, अब एक अलग है और दूसरा यहाँ पे अलग है। जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो अगर सिंगल है तो यहाँ पे तीनों रहेंगे अल्फा बीटा गामा। जब बॉन्ड बनाएगा तो इसमें दो निकल जाते, सिर्फ एक बचता है। तो जो फास्फेट निकलता है बॉन्ड बनने में, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इसलिए इसके नाम पे इसका नाम यहाँ पर रखा गया है कि पायरो सीक्वेंसिंग मेथड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि ओवरऑल जो ये मेथड है सीक्वेंसिंग का, ये क्या हमारा बेसिक से मेथड है, कोई यहाँ पे एडवांस है। तो इसके बारे में इसका एक कॉमन नेम और है, इसको यहाँ बोलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड। मतलब ये है कि ये जो आपका होता है ना बेसिक वाला मेथड, इसके पहले वाला उनसे थोड़ा अलग है, इसलिए इसको बोला गया है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड। ये भी इसी का एक कॉमन नेम है। मान लीजिए कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ गया कि डिफाइन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड एंड डिस्कस अबाउट देयर, ठीक है। तो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, तो फिर आपको ये समझ जाना है कि पायरो सीक्वेंसिंग का एक नाम और क्या है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये पूरा मेथड कैसे यहाँ पे ऑपरेट होता है। तो जो इसका प्रिंसिपल होता है, सिंपल सा इतना ये है कि जब भी हम किसी भी डीएनए के, जिस मान लीजिए हमने एक स्ट्रैंड लिया, अब क्या हुआ कि अगर उस स्ट्रैंड पे अगर हम पॉलीमरेज दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा स्ट्रैंड है, इसकी यहाँ पे होगा डायरेक्शन 5'3" से, ठीक है। इसमें ये बेस सीक्वेंस है ATCG करके कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे हम। तो अब क्या है कि अगर इसमें किसी एक एंड पे प्राइमर अगर ऐड होगा और साथ में पॉलीमरेज है प्लस DNTP है, तो ये एक एक DNTP को ऐड करेगा और इसका क्या बनाएगा, कंप्लीमेंट्री। तो बस यही इसका प्रिंसिपल हो गया कि जब यहाँ पे हम एडिशन होता है DNTP का किसी भी स्ट्रैंड के, और जो कंप्लीमेंट्री बनता है, तो जब ये एडिशन हो रहा हो किसी एक न्यूक्लियोटाइड का, तो इसमें इस एडिशन के टाइम पे जो पायरोफॉस्फेट निकलता है, जो पायरोफॉस्फेट आपका निकलेगा, इसी पायरोफॉस्फेट के निकलने से साथ में यहाँ पे हम कुछ एंजाइम देते हैं। इस एंजाइम जो पायरोफॉस्फेट होता है, ये फाइनली आपका पहले बनेगा ATP में, बाद में ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीलूसीफेरिन में। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है कि यानी मान लें कि यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, और जब इसका कोई भी कंप्लीमेंट्री ऐड होगा तो क्या निकलेगा यहाँ पे, जो दूसरा आ गया यहाँ पे, तो ये निकालेगा पायरोफॉस्फेट। अब ये पायरोफॉस्फेट कुछ किसी यहाँ पे जो अलग यहाँ पे एंजाइम है, उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, ये चेंज होगा आपका सबसे पहले ATP में, फिर चेंज किस में होगा, ऑक्सीलूसीफेरिन में। और जब ये इसमें चेंज होगा ऑक्सीलूसीफेरिन में, तो क्या होगा, इसमें चेंज होने के साथ साथ ये लाइट इमिट करेगा, और इसी में इसमें लगे होते हैं सेंसर जो कि इसको पहचानेंगे और साथ में इसके एक सिग्नल देंगे, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले के फॉर्म में दिख जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे डिस्प्ले में, वही इसका हो जाएगा सीक्वेंस। तो सिंपली क्या हुआ इसका कि ये प्रिंसिपल जो बेस्ड है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, व्हेन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस, इट रिलीज पायरोफॉस्फेट, इट रिलीज यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, which later converted into ATP and finally into ऑक्सीलूसीफेरिन, ठीक है। ये इसमें आपको चेंज होगा, पहले ATP बाद में आपको चेंज होगा ऑक्सीलूसीफेरिन में। जब ये चेंज होगा तो क्या होगा, इसी चेंज को देखने के लिए इसमें लगे होते हैं डिटेक्टर यानी कि सेंसर,
और इसी यहाँ पे ही को जो होता है ये डिस्प्ले के फॉर्म में शो करता है कि कौन सा एडिशन हुआ है, तो किसका यहाँ पे निकला है लाइट यानी कि फ्लेम। ठीक है, ये इसका क्या पूरा प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम कि क्या क्या इस पूरे मेथड में रिक्वायर्ड मटेरियल है, मतलब कि जो जो यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे, जो हमारे लिए यहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सबसे पहला आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम जिस डीएनए की सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं वो हमें चाहिए। मतलब सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायर्ड मटेरियल एंड केमिकल। तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल और केमिकल की बात करेंगे हम, तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए आपको कि डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे पहली चीज़। सेकंड आपको चाहिए पॉलीमरेज। थर्ड आपको चाहिए डीएनटीपी। देखिए डीएनटीपी क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ए है, सी है, जी है, इसका यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, तो ये जो एक होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और इसी को यहाँ पे लिखते हैं डीएनटीपी यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब डीएनटीपी में क्या होगा, जब हम लिखते हैं चार तरह से बेस ना, तो डीएनटीपी आपका यहाँ पे ए टी सी जी इस तरह से अलग अलग हो जाएगा, इसको यहाँ बोलते हैं डीएनटीपी। ठीक है, एक हमारा होगा डीएनटीपी हो गया। इसके बाद में कुछ आपको चाहिए यहाँ पे केमिकल का सेट, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए एक अडाप्टर डीएनए, अडाप्टर डीएनए, इसका काम आगे जानेंगे क्या इसका काम होता है। साथ में आपको चाहिए प्राइमर, क्योंकि बिना प्राइमर के इसकी, जब बिना इसकी एनिलिंग हुई प्राइमर की लेंथनिंग इसकी होगी नहीं, इलांगेशन ये करेगा नहीं, तो आपको चाहिए प्राइमर। ठीक है, अडाप्टर डीएनए, डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, पॉलीमरेज, डीएनटीपी, प्राइमर। ठीक है, इतना सब लेने के बाद आगे आपको चाहिए यहाँ पे सिलिका बीट्स, सिलिका बीट्स। ठीक है, साथ में आपको चाहिए कुछ और एंजाइम जैसे कि सल्फ्यूरिलेज, सल्फ्यूरिलेज, फिर आपको चाहिए ऑक्सीलूसीफरेज, ऑक्सीलूसीफरेज। ठीक है, और आपको चाहिए एक और एपीएस, इसको बोलते हैं एपीएस को एडिनोसिन, लिख देते हैं एडिनोसिन 5' फास्फोसल्फेट, ये इसका होता है पूरा नाम एडिनोसिन 5' फास्फोसल्फेट। अब ये हमारा हो गया पूरा यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल। इसमें एक एंजाइम और आपको होता है लास्ट में यहाँ पे एपाइरेज एंजाइम, एपाइरेज एंजाइम। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान समझते हैं कि जो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हीं सब की रिक्वायरमेंट होगी, और फाइनली क्या होगा कि इन्हीं सब के हेल्प से यहाँ पे हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। एक बार फिर समझ क्या क्या हमें चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि आपका बहुत ही जरूरी होगा, बिना इसके देखिए सीक्वेंसिंग किसी करेंगे हमें एक चाहिए डीएनए जिसका सीक्वेंस अननोन है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ क्या चाहिए पॉलीमरेज, इसके साथ डीएनटीपी 4 तरह का, सिलिका बीट्स, एडाप्टर डीएनए, प्राइमर, एपीएस यानी कि एडिनोसिन 5' फास्फोसल्फेट, ऑक्सीलूसीफरेज, सल्फ्यूरिलेज और एपाइरेज। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे ये इतने हमें चाहिए रिक्वायरमेंट में, इतने केमिकल और मटेरियल। अब अगर देखें कि क्या क्या इसका होता है प्रोसीजर, और कैसे कैसे इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं और कैसे पूरा काम करता है। ठीक है, तो अब जब बात करें यहाँ पे हम कि क्या इसका होता है प्रोसीजर, तो सबसे पहला क्या हुआ प्रोसेस कि यहाँ पे जो इसका सबसे फर्स्ट आपका होता है स्टेप प्रोसेस का, प्रोसीजर का सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा ये हो जाएगा टेकिंग आउट डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब सबसे मेन क्या है कि हम जिसकी सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं उसकी एक हमें जो हमारा मतलब कि जितने लेंथ के हम वहाँ पे इसकी लेंगे हम, तो जो डिजायर्ड लेंथ होगा यानी कि सबसे इसका हो जाएगा सबसे फर्स्ट स्टेप टेकिंग डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। हम जितने साइज़ का लेना चाहते हैं डीएनए उतने साइज़ का हम ले लेंगे। अब देखिए लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम डीएनए करेंगे एक्सट्रैक्शन, मतलब किसी भी जीनोम या सेल से क्या करेंगे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको लेके जाएंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो आपको पता है कि ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट या मशीन होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है कि इसमें होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें क्या होता है कि इनके साइज के बेस पे जो वहाँ पे एग्रो जेल होता है उसमें सेपरेशन होता है। जो बॉटम एंड होता है इसमें सबसे आता है शॉर्टर फ्रेगमेंट, और जो यहाँ पर आपका टॉप वाला होता है एंड वहाँ पे सबसे लॉन्गर फ्रेगमेंट रहता है। तो हमें जिस फ्रेगमेंट की जिस साइज़ की चाहिए उसको वहाँ पे हम इसमें इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद उसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे,
जैसे हमने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट लिया तो अभी तक ये था हमारा डबल स्टैंडर्ड, यहाँ भी था और यहाँ भी था, बट इसको हम चेंज किस में करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड में। तो चेंज कैसे करते हैं, सिंपली इसको अगर हम हीट कर देंगे, इसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए। और इसमें होता क्या है, जो आपका डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड पहले जुड़े थे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपको पता है कि ए और टी में 2 बॉन्ड होते हैं और सी और जी में 3 होते हैं। जब इसको हीट करते हैं, साथ में कुछ इसमें डालते हैं एल्कली सॉल्यूशन, तो ये इस एच बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और डीएनए कैसा हो गया हमारा, सिंगल स्टैंड का। इसी को बोलते हैं यहाँ पे मेल्टिंग, या फिर इसका एक और नाम होता है डीनेचरिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप कि हम डीएनए को निकालेंगे, एक फ्रेगमेंट लेंगे, साथ में अगर उसको हम चेंज कर देंगे सिंगल स्टैंड डीएनए में। ठीक, पहला स्टेप। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, तो जो हमने यहाँ पर लिखा था रिक्वायर्ड मटेरियल में, तो अब देखिए अब हमारा सबसे यहाँ मेन काम आएगा 2 चीज़ों का, एक एडाप्टर डीएनए, साथ में यहाँ प्राइमर का। ये सबसे पहला हो जाएगा आपके कि हम सबसे पहले इन्हीं सबको यूज़ करेंगे। अब इनका काम क्या है कि जो हमने स्टैंड लिया हुआ है, इस स्टैंड में आपके 2 एंड रहेंगे, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम। ठीक है, इन 2 स्टैंड में जो है, जो आपके यहाँ पे एक स्टैंड में 2 एंड हैं, इनमें से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो यहाँ पे 3 प्राइम एंड है इसका, यहाँ पे ऐड करेंगे हम, ये सेकेंड स्टेप लिखिए इसमें, एडिंग ऑफ जो हमारा क्या था, जो हमने यहाँ पे लिया था डीएनए, कौन सा डीएनए था वो, एडाप्टर डीएनए। तो एडिंग ऑफ एडाप्टर डीएनए एट 3 प्राइम एंड। ठीक है, मान लीजिए हमारा डीएनए हो गया, ये 5 प्राइम और ये हमारा 3 प्राइम। ठीक है, ये हमारा है जो कि इस डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे हम, इसके 3 प्राइम एंड पे हम ऐड करते हैं एडाप्टर डीएनए। ये हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए ये हमारा हो गया एडाप्टर डीएनए इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि इसको हम लेके जाएंगे और इसको इमोबिलाइज्ड कर देंगे सिलिका बीड्स पे, इमोबिलाइज्ड ऑन सिलिका बीड्स। अब सिलिका बीड्स क्या होते हैं, आपको पता है जो सिलिका होता है, तो सिलिका से जो भी बॉडी या जो भी यहाँ पे सामान बनते हैं थोड़े से होते हैं सेमी सॉलिड, यानी कि ये ना तो हार्ड ना तो सॉफ्ट होंगे। तो इनमें क्या करते हैं कि सिलिका के ऐसे बॉल से बना लेंगे छोटे छोटे, ये हो गया आपका सिलिका का बीड्स छोटे छोटे। और इन बीड्स में क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइमर होता है ना, प्राइमर, ये प्राइमर आके इसमें हम यहाँ पे पहले से फिक्स कर देते हैं इन सिलिका बीड्स के ऊपर। इस तरह यहाँ पे प्राइमर फिक्स किए गए हैं। अब क्या होगा कि इनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि जो प्राइमर होता है और जो यहाँ पे होता है एडाप्टर डीएनए, ये दोनों आपस में होते हैं कम्प्लीमेंट्री। मतलब कि जैसे ही इसके पास आएगा तो क्या होगा इसमें, मान लीजिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया अडाप्टर, ये सब यहाँ पे ढेर सारे लगे इसके एडाप्टर के मॉलिक्यूल। अब जैसे ये हमारा ये जो डीएनए है जिसके हमने यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे इसमें क्या ऐड किया है एडाप्टर, ये जैसे यहाँ पे आएगा तुरंत क्या होगा कि देखिए ये हमारा है कम्प्लीमेंट्री, तो जहाँ तक ये रहेगा आपका एडाप्टर कि वहाँ तक क्या होगा कि ये कम्प्लीमेंट्री है तो इससे जुड़ जाएगा, और जो आपका ये डीएनए है और ये वाला ओरिजिनल वाला ये ऐसे रहेगा। मतलब इन सिलिका बीड्स पे क्या करेंगे कि हम अपने डीएनए को जिसके हमने यहाँ 3 प्राइम एंड पे क्या लगाया है एडाप्टर, इसको ला के इमोबिलाइज कर देंगे, यानी उसको यहाँ फिक्स कर देंगे इन सिलिका बीड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 3। पहला हमने क्या लिया कि हमने यहाँ पर लिया डीएनए, वो भी किस फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में। सेकेंड हमारा क्या हुआ स्टेप कि जो हमारा यहाँ पे ये डीएनए निकला है सिंगल स्ट्रैंड वाला, इसके 3 प्राइम एंड पे हमने क्या यहाँ पे लगा दिया एडाप्टर डीएनए। और फिर यहाँ तो जो हमारा थर्ड स्टेप हुआ, इसमें एक जो हमने सिलिका बीड्स लिया था, इन सिलिका बीड्स के ऊपर हमने लगाया प्राइमर, और प्राइमर और जो हमारा ये डीएनए है ये दोनों होते हैं कम्प्लीमेंट्री और आपस में आगे यहाँ बाइंड कर लिए। ठीक है, इतना हमारा हुआ तीसरा स्टेप। अब आगे देखेंगे कि जब यहाँ पे हम इसको इमोबिलाइज कर दिए, इसके बाद इसमें ढेर सारे बने होते हैं चैम्बर, और फिर जो आपका केमिकल है पूरा इसको यहाँ पे हम बारी बारी से ऐड करेंगे, और फिर कुछ यहाँ रिएक्शन होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले के फॉर्म में आपको रिजल्ट शो होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे इमोबिलाइज किया, तो जो सिलिका के बीड्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे चैम्बर बना होता है ढेर सारा ऐसे ऐसे, और सब अलग अलग तरह के ऐसे लगे होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 4 लेते हैं यहाँ पे चैम्बर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, सिलिका बीड्स हो गए। अब इनमें क्या लगा हुआ है, इनमें लगे हैं प्राइमर ऐसे ऐसे, ये सब के सब प्राइमर ऐसे लगे हुए हैं। अब आपको पता है कि जो हमने डीएनए लिया हुआ था उसके यहाँ पे हमने 3 प्राइम एंड को ऐसे इसमें लगाया था एडाप्टर, और एडाप्टर और प्राइमर आपस में क्या थे, कम्प्लीमेंट्री थे। तो ये हमारा हो गया सिलिका बीड्स के ऊपर प्राइमर, और ये हमारा हो गया एडाप्टर। अब ये जो एंड बचेगा ऐसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टारगेट डीएनए विथ अननोन सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हम यहाँ पे ला करके
जो भी इस तरह से होगा इन सब के ऊपर ऐसे इसको क्या कर देंगे, इमोबिलाइज्ड। जितने यहाँ पे होंगे इन सबको हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे इमोबिलाइज्ड। अब ये करने के बाद ये हमारा डीएनए सेफ बच गया, इसका एक भी वैसे यहाँ डैमेज नहीं हुआ, कोई यहाँ पे मतलब कि जो हमारा डीएनए था इसमें डैमेजिंग नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे बाइंड करेगा और ये आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा पूरा। अब क्या करेंगे कि जो आपके मान लीजिए 4 बिट्स यहाँ बने हुए हैं, तो इन चारों बिट्स में हम ऐड करेंगे पॉलीमरेज। इसमें ऐड करेंगे हम पॉलीमरेज। देखिए प्राइमर लगा हुआ है तो अपने आप जब ये आएगा तो ऐड कर देगा, बट ऐड करने की क्या चाहिए यहाँ पे, DNTP। इसको चाहिए यहाँ पे DNTP। ठीक है, DNTP 4 तरह का होगा, A + G + T और C, 4 तरह के आपके होंगे DNTP। ठीक है, इसके साथ में क्या करेंगे, जैसे होगा तो फिर इसके बाद कुछ और केमिकल, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था कि एक आपका था सबसे पहले APS। ठीक है, इसके साथ में था आपका सल्फ्यूरिलेज। ठीक है, APS सल्फ्यूरिलेज था आपका। एक आपका था एपाइरेज, और एपाइरेज से सबसे पहले यहाँ जो आएगा इसके एक स्टेप पहले में ये था आपका यहाँ पे ऑक्सीलूसीफरेज। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे एंजाइम, और ये हमारा क्या होगा, केमिकल हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारा अननोन डीएनए है, उस अननोन डीएनए को हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। इसका ये एंड यहाँ पे क्या है कि इसमें लगा है एडाप्टर ऐसे, और ये जो अडाप्टर है इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन सा हो गया, प्राइमर। अब ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 हो जाएगा, इधर जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो हमारा ये डीएनए है ओरिजिनल, इसका हमारे सीक्वेंस है TACGCTCATG। ठीक है, और जी और सी, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे इसका सीक्वेंस, जो कि हमारे डीएनए का अननोन सीक्वेंस है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये काम करना है कि जो हमारा DNTP है ये एक मतलब कि एक बीट्स में एक टाइप का डालेंगे। मान लीजिए कि हम जो हमारा पहला बीट्स है इसमें हमने डाला यहाँ पे DNTP A, इसमें डाला हमने DNTP G, इसमें T और इसमें C। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री में C है ओरिजिनल के, सिर्फ G वाला ऐड करेगा। अब A के साथ में कभी भी C के साथ में तो A यहाँ पर जाएगा नहीं, C के साथ T बाइंड करेगा नहीं, और C के साथ यहाँ पे C बाइंड करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनमें क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। तो सिर्फ यहाँ पे बीट्स नंबर सेकंड में जहाँ पे C का कम्प्लीमेंट्री G है, ये क्या करेगा कि मान लीजिए अगर ये C है तो यहाँ पे आया, ये C था तो यहाँ पे ये G ऐड कर दिया। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री ऐड किया G, इसके आगे यहाँ G है तो G के सामने G करेगा नहीं, और हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये आपका ऐड किया न्यूक्लियोटाइड, तो एडिशन में क्या होता है कि इसके पहले प्राइमर लगा हुआ था। प्राइमर भी क्या होता है, एक तरह आपका डीएनए का होता है फ्रेगमेंट। तो हमने बताया कि जब ये एडिशन होता है इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे तो जो देखिए जो आपका होता है न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें होते हैं 3 कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है शुगर, जो इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। नेक्स्ट आपका होता है फॉस्फेट, तीसरा आपका होता है बेस। इन्हीं 3 से मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर बेसिकली क्या होता है कि ये आपका हो जाएगा शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। इसमें आपके होते हैं 5 कार्बन। तो जो कार्बन फर्स्ट होता है ये कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, ये 4th और 5th। ठीक है, इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन होता है, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये आपका हमेशा यहाँ पे जुड़ेगा बेस से। ठीक है, जो सेकेंड है इस पर यहाँ पे H होता है, OH नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, जो आपका तीसरा वाला हो गया इसमें होता है OH, और जो 5वां होता है C5, इसमें आपका लगा होता है PP यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा फॉस्फेट। ठीक है, तो एक ये बन गया। सेम इस तरह के आपके और भी रहेंगे यहाँ पे। जब ये आके बाइंड करते हैं तो आपको पता है कि एडिशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड बनने के टाइम पे जो फॉस्फेट है, तो 3 फॉस्फेट में से 2 निकल जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा। जो यहाँ पे 2 निकलते हैं बीटा और गामा, तो इनको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। मतलब ये हुआ कि जैसे C की कम्प्लीमेंट्री में G यहाँ पे ऐड हुआ तो तुरंत ही क्या निकला, तुरंत आपका निकला यहाँ पे PPIA, मतलब कि इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और इसी के नाम पे क्या रखा गया है, पायरोसीक्वेंसिंग। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जिस बीट्स में ये ऐड करेगा वहाँ से क्या निकला, PPI यानी कि पायरोफॉस्फेट। अब जो हमारे इस साइड में कुछ सेटअप है केमिकल या फिर एंजाइम के, ये एंजाइम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा PPI निकला हुआ है इसको चेंज करेंगे ATP में, बाद में किसको चेंज करेंगे, इसमें यहाँ पे ये चेंज कर देंगे ऑक्सीलूसीफेरिन में। ठीक है,
और यही क्या होता है कि यहाँ पे ये इमिट करता है लाइट यानी कि फ्लेम। ठीक, अब ये चेंज होगा कैसे? अब इतना समझ में आया कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? हमेशा निकलेगा PPI, यानी कि इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब जो PPI निकला हुआ है तो PPI के साथ अगर हम यहाँ पे हम जोड़ दें, मान लीजिए APS, ठीक है, और एंजाइम कौन सा लगाएं? सल्फ्यूरिलेज। एंजाइम कौन सा आएगा? सल्फ्यूरिलेज। ठीक है, अब नाम देखिएगा, इसका नाम होता है एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट और एंजाइम कौन सा है? सल्फ्यूरिलेज। तो ये एंजाइम सल्फर को हटा देगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? ये एक तरह से आपका है पायरो, यानी कि ये डाइफॉस्फेट है, 2 इसमें है ना फॉस्फेट। अगर इन तीनों को मिला दें तो एडिनोसिन 2 और 1 3 क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब हमारा क्या बन गया? ATP। ठीक है, तो जो आपके APS और ये एंजाइम है सल्फ्यूरिलेज, ये क्या करते हैं कि तुरंत PPI को चेंज कर दिए ATP में। अब ATP को होता है कि ATP इसको बोलते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड, तो इसके पास हाई एनर्जी है, तो इसी में आपका यहाँ पे मीडियम रखा रहता है लूसीफेरिन, और जो लूसीफेरिन यहाँ पे रखा होता है इस मीडियम में, इस लूसीफेरिन क्या करता है कि जो यहाँ पे ATP है ये चेंज कर देगा ऑक्सीलूसीफेरिन में, ये चेंज कर देगा आपका ऑक्सीलूसीफेरिन में। और ये जो आपका यहाँ पे होता है पिगमेंट लूसीफेरिन, ये जब चेंज होगा ऑक्सीलूसीफेरिन में तो ये लाइट इमिट करता है, यानी फ्लेम इमिट करता है। आपने देखा होगा जुगनू वाले केस में। ठीक है, जो जुगनू होते हैं या फिर जो जेलीफिश होती है, इनमें पाया जाता है ये प्रोसेस, और ये चमकते हैं अंधेरे में। तो इनमें क्या होता है कि सिंपली जो पिगमेंट इनके पास होता है लूसीफेरिन, ये ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीलूसीफेरिन में, और ये क्या करता है? इमिट करेगा लाइट। अब क्या हुआ कि सिंपली जो यहाँ पे ऑक्सीलूसीफेरिन के फॉर्म में यहाँ पे निकल रहा है लाइट आपका, इसी को पहचानने के लिए इसमें लगे होते हैं डिटेक्टर या फिर यहाँ पे सेंसर, मतलब कि जिसमें से इमिट होगा उसको पहचानेगा कि किसके ऐड करने से फ्लेम निकला और लाइट निकली है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि जब यहाँ पे हम कि जब एडिशन होगा इसके कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का तो क्या निकलेगा? यहाँ पे इसमें निकलेगा PPI, और ये चेंज किस में होगा? पहले ATP में, फिर आपको चेंज होगा ऑक्सीलूसीफेरिन में। तो इतना पूरा होने के बाद क्या होगा? जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अच्छा अभी देखिए ये कैसे थोड़ा ऑपरेट करेगा आपका। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि A, G, T और C ऐड किया। अब यहाँ पे ये C था तो कम्प्लीमेंट्री G हुआ, तो जब G ऐड होगा तो निकलेगा PPI, चेंज होगा ATP में, फिर चेंज किस में हो जाएगा? ऑक्सीलूसीफेरिन में, साथ में यहाँ पे क्या निकला? लाइट। ठीक है, अब जब ये पता चला कि बीट्स नंबर सेकेंड में से क्या निकला? लाइट, तो अब ये कंफर्म हो गया ना कि जब G को ऐड करने से लाइट निकला, इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री C रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? अब जो हमने 3 और बीट्स में A, T और C ऐड किया हुआ है, इसको यहाँ से हम हटाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट ऑफ बीट्स। ठीक है, मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जब जो भी हो 4 5, इसमें लिख लेंगे हम कि वॉशिंग आउट ऑफ, इसको हम वॉश आउट करेंगे किसको? जो हमारा बीट्स है पहले से ही, इसको वहाँ पे हम वॉश आउट करेंगे। इसके लिए जो आपका होता है एपाइरेज। ठीक है, एपाइरेज आएगा, और ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर DNTP है ना, तो ये जो क्या होगा एपाइरेज, ये पहले DNTP को एक बार ब्रेक करता है DNDP में, फिर इसको ब्रेक करेगा DNMP में। मतलब कि सिंपली यहाँ पे जब DNTP से आपका DP में जाएगा तो एक फॉस्फेट निकलेगा, फिर यहाँ निकलेगा फॉस्फेट। मतलब इसमें 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। इस तरह से जो आपका एपाइरेज होगा इसको यहाँ पे साफ कर देगा। अब ये पता है कि सब में यहाँ पे कि G है, तो इसमें हम फिर से यहाँ पे G ऐड करेंगे चारों में, तो एक बेस यहाँ पे ऐड हो गया चारों में कम्प्लीमेंट्री। अब वापस से हम जो 4 तरह के फिर से आपके यहाँ पे DNTP होंगे, इनको ऐड करवाएंगे फिर से। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जब ये पता चला कि सबका यहाँ पे G ऐड कर दिया और कंफर्म हो गया हाँ G यहाँ पे इसको ले लिया कम्प्लीमेंट्री में। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये G है, तो फिर से यहाँ पे इसमें A ऐड किया, इसमें T, इसमें C, इसमें G। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये G है तो कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? C होगा। तो जो C वाला बीट्स होगा वापस से सारे स्टेप फिर से यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, सब कुछ होगा, रिएक्शन होगा, और लास्ट में क्या होगा कि सिर्फ 3 में नहीं, लेकिन C वाले में क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका यहाँ पे लाइट यानी कि फ्लेम। क्यों निकला? क्योंकि जब C ऐड होगा तो निकलेगा PPI, चेंज किस में होगा आपका? चेंज होगा ATP में, और फाइनली किस में चेंज होगा आपका? ऑक्सीलूसीफेरिन में। ठीक है, तो ये जो आपका होगा इस यानी कि जब अब की बार इसमें से लाइट या सिग्नल निकलेगा तो कन्फर्म क्या होगा इसके पास यहाँ की कि C को ऐड करने से निकला, इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री में G रहा होगा। ठीक है, तो यही स्टेप क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, और एक एक यहाँ पर DNTP को ऐड करने के बाद यहाँ पे चलेगा। अच्छा एक बार यहाँ देख लें कि मान लीजिए कि कहीं ऐसा केस हुआ जिसमें अब यहाँ C है, मान लीजिए यहाँ पे 2-3 बेस का रिपीटिशन हो। ठीक है, फिर क्या होगा? जब हम इसका ट्रायल लेंगे
तो अब ये सी है, तो जब जी वाला जो बीट्स होगा, जैसे हमने DNTP जी ऐड किया हुआ है, इसको ऐड करने से क्या होगा, वापस सारे स्टेप यहाँ फिर से होंगे और क्या निकलेगा आपका लाइट और या फिर फ्लेम। बट इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, देखिए अब यहाँ पे सी है तो हमने जी जो ऐड किया है ये एक बार में एक टाइप का है, ना कि एक नंबर में। मतलब कि अगर जो यहाँ पर DNTP जी हमने डाला है तो ये सिर्फ इसका जी का एक मालिक्यूल है, ऐसा नहीं है। इसमें कई मतलब ढेर सारे हैं, बट ये टाइप सिर्फ जी है, कोई जी के साथ और नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे 3C है तो 3C के यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री में 3G भी ऐड होगा, ठीक है। अब जब 3G ऐड होगा तो 3 ATP निकलेंगे, तो 3 बार क्या होगा, चेंज होगा ऑक्सीलुसिफेर। मतलब कि जो इंटेंसिटी या जो यहाँ पे इसके लाइट इस पहले निकल रहा था इसकी तुलना में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंसर यहाँ लगे हुए हैं वो इसको पहचानेंगे और इसके लिए जो इसका पीक होगा इस तरह से कर्व में, ये काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि अगर कहीं पे बेस का रिपीटिशन है इसका, तो फिर ये रिपीटिशन में एक बार में सबको ऐड कर लेगा, बट जो फाइनली आपको डिस्प्ले में शो होगा रिजल्ट में, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका पीक होगा, इसकी जो हाइट होगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अभी तक हमने समझा। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या बनता है आपका केमियोलुमिनेसेंट कर्व, और इसको देख कैसे यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया स्टेप। अभी तक हमने समझा कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा और कैसे आपका निकलेगा यहाँ पे लाइट या फ्लेम। तो अब इसमें हमने बताया कि इसमें लगे होते हैं सेंसर, ठीक है। अब सेंसर क्या होता है कि जो लगे होते हैं सेंसर, ये जो आपका डाटा होगा, इस डाटा को आपको देंगे यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में, और इसे हम नाम देते हैं केमियोलुमिनेसेंट कर्व, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि एनालाइज द केमियोलुमिनेसेंट कर्व, केमियोलुमिनेसेंट कर्व। अब ये कर्व होता क्या है, अब यहाँ मान लीजिए कि इसका हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या इसका है इस एक्सिस पे, और यहाँ पे बेस का टाइप। अब वही फिर से लिखते हैं सीक्वेंस, मान लीजिए हमारे सीक्वेंस था ये 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे, ये C, ये G, ये T, A, C, C, G, T, A, T, C, ठीक है। तो अभी हमारा सीक्वेंस था, तो एडिशन कहाँ से हो रहा है, 3 प्राइम पे, यहाँ 3 एंड पे लगा था, यहाँ पे एडाप्टर DNA, इसका कम्प्लीमेंट्री प्राइमर, तो यहाँ से जाएगा 5 एंड से, ठीक है। तो अब हमारे C था, तो जब जो बीट्स आपका G वाला होगा, ये G वाला बीट्स क्या करेगा, जब G वाला बीट्स गया, तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे इसको वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, यानी बेस है कि कितनी पीक जाएगी तो कितने बेस होंगे, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे C था, जब G वाला ऐड होगा तो क्या होगा, G वाले के एडिशन से क्या निकलेगा, आपको एक निकलेगा यहाँ पे लाइट या फ्लेम, इसकी पीक यहाँ तक जाएगी। फिर G के ऐड करने से निकलेगा आपका, तो ये G है तो C के ऐड करने से होगा। इस तरह क्या होगा कि ये C, फिर T है तो A, इस तरह जो कम्प्लीमेंट्री होगा आपका, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, T है, अब G, ये G हो गया, फिर आपका ये T है तो A हो गया, फिर आपका A हो गया, फिर T हो गया, फिर A और G, ठीक है। अब देखिए इसमें सब क्या है कि ये सब सिंगल सिंगल यहाँ पे यानी कि एक पिक होगा, बट ये अगर 2 बार रिपीट हुआ, इसमें रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे डबल C का, तो जो इसका यहाँ पे होगा हाइट होगी, ये 2 जहाँ है ना यानी कि 2 के बराबर होगा, तो इसकी हाइट यहाँ हो जाएगी। बाकी सबकी फिर से क्या होगी, वैसे ही ये इस तरह चलता रहेगा, और ये सिंगल सिंगल, मतलब कि जो आप इसको बोलते हैं केमियोलुमिनेसेंट कर्व। अगर इस कर्व को ध्यान से देखें हम, तो ये यहाँ पे आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि किसकी पीक कितनी है, कितना हाइट गया है और किस क्रम में है। तो इसको बेस का जो आपका सीक्वेंस होगा आपके ओरिजिनल DNA में, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है कि आपको देखिए, जब हम निकालेंगे ओरिजिनल का, तो हमें पता है कि ये इन सब को ऐड करने से निकला हुआ है। तो अगर ये G को ऐड करने से निकला है तो कम्प्लीमेंट्री में क्या C रहा होगा ना। और दूसरा क्या रखना है इसमें कि जो ये वाला एंड शो करता है, ये हमेशा शो कर रहा है 3 प्राइम से, मतलब 3 प्राइम से डाटा मिल रहा है आपको 5 प्राइम तक, ठीक है, ये वाला। अब इसका जब हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल DNA, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम कैसे एनालाइज करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि क्या जो आपकी पूरा पायरो सीक्वेंसिंग है, इसमें क्या क्या इसके होते हैं एडवांटेज, ठीक है। तो जो कुछ इसमें मेन होता है इसमें एडवांटेज, सबसे मेन यहाँ पे आपने देखा कि कभी भी हम यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, फिर जो हमारे केमिकल के स्टेप हुए हैं, इनमें हमने कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया, और साथ साथ क्या किया हमने कि कभी भी इस पूरे स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ नहीं किया। जबकि यहाँ पे इसके जो आपके 2 मेथड और हैं, सेंगर और ये मैक्सवेल गिलबर्ट, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि हमें कभी भी इस पूरे स्टेप में इसमें
इस एडवांटेज में क्या लिखना है कि नो यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है कि जो सिलिका बीड्स है, तो अगर हम इसकी साइज बढ़ा देंगे तो हम बेस पेयर को यहाँ पे एक यानी कि विदाउट एरर के पूरे बेस को एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इसकी थोड़ी जो लिमिट है, इसमें हम सीक्वेंसिंग जो कर सकते हैं, ये सीक्वेंसिंग हम यहाँ पे 1000 बेस से लेकर के 40,000 तक यहाँ पे इसकी लिमिट होती है। इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं इस मेथड से, मतलब वी कैन सीक्वेंस अप टू 40,000 बेस पेयर, ठीक है, बीड्स के साइज के बेस इस पे करेंगे। साथ में है कि यहाँ पे कोई भी नो यूज ऑफ एनी हार्मफुल केमिकल जो कि डीएनए को अनस्टेबल या डैमेज करता है, नो यूज ऑफ एनी हार्मफुल केमिकल, ठीक है, जो भी हुए हैं सब अच्छे हुए हैं। तीसरा क्या है कि अगर हम यहाँ पे केमिलोमिशन कर्व को ध्यान से देखें तो इसमें जो होगा कि हमें जो हमारा सीक्वेंस मिल रहा है ये एरर फ्री यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता। तो एरर फ्री सीक्वेंसिंग भी इसको यहाँ बोल सकते हैं कि इसमें कोई गलती का चांस नहीं है, और जो डाटा होगा ये हाईली एक्यूरेट होगा। तो एरर फ्री है इसका मतलब क्या है, इसकी एक्यूरेसी हाई है, ठीक है। तो ये कुछ इसके हो गए यहाँ पे एडवांटेज। अगर बात करें इसके ड्रॉबैक्स की, तो सबसे मेन ड्रॉबैक क्या होता है इसमें कि अब ड्रॉबैक ये है कि जब हम यहाँ पे हम इमोबिलाइज्ड कर रहे थे अपने डीएनए को उसमें साथ में जाके एडाप्टर, तो अगर सिलिका बीड्स में प्राइमर अच्छे से ना ऐड हुआ हो, तो जब वो सिलिका बीड से प्राइमर निकल जाएगा तो क्या होगा, इसका पूरा डीएनए वहाँ पर निकल जाएगा। जब यहाँ पे वॉश आउट करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो इसमें सबसे मेन यहाँ पे होता है कि जो इमोबिलाइजेशन होती है इसकी सिलिका बीड्स पे, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ में क्या है कि जब हम यहाँ पे केमिलोमिशन कर्व को एनालाइज करते हैं, तो आपने देखा था कि मान लीजिए ये हमारा इस तरह से कर्व चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए है। तो इन तीनों में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पीक में डिफरेंस है, मतलब ये शो करता है 3 बेस को रिपीटेशन को, ये 4 को, ये 5 को। इस तरह कहीं क्या है कि अगर किसी भी जीनोम के डीएनए फ्रेगमेंट में आपको रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहे हैं, तो इनके जो यहाँ पे जब इसको हम एनालाइज करते हैं इसके पीक को, तो काफ़ी ध्यान से करना चाहिए, थोड़ा जिससे मिस्टेक हो जाएगा और आपको सीक्वेंस थोड़ा सा क्या होगा, गलत मिल जाएगा। और क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एंजाइम जो है वो यहाँ पे प्योर ना, यानी कि वो रिएक्टिव ना हो, फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे चेंज हो रहा था पीपीआई का एटीपी साथ में आपका ऑक्सीलुसिफेरिन में, ये अगर कन्वर्जन नहीं होता क्या होगा, आपको यहाँ पीक मिलेगा नहीं। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके यहाँ बीच के स्टेप हैं, इन पूरे स्टेप में एक भी यहाँ पे कंटामिनेशन ना हो, एंजाइम सारे प्योर हो और जितने आपके रिएक्शन हैं सब अच्छे से हों। तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो फिर आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हाईली एक्यूरेसी के साथ में काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये पूरा हमारा था पायरो सीक्वेंसिंग।